फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना 1791 में। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के आत्मकेंद्रित होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायक का, कार्यपालिका का एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। कर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव 1791 में पड़ा। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों एवं महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेनाएं भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कॉलोनियों की जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कभी रॉजट जी लाइव द्वारा रचित मार्सिले रॉजट जी लायल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। अब पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साहब, छपाई करने वाले और नौकर और दिहाड़ी मजदूर वाले शामिल थे। इसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस, घूट टन्ना पहनने वाले कॉलोनियों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रिटिश पहनने वाली कॉलोनियों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को
100 कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घूट टनने वाले। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर ढाबा बोल दिया। राजा के रक्षकों का मॉडल खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष की अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वह उनके पास संपत्ति हो या न हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार करने वाले आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबित गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोल चढ़ाव संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानसियु महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सीतोयेन नागरिक एवं सीतोयेन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और अनेक भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगा। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबकों को मत अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाले कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि समानता और गंभीर प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया।